नमस्कार दोस्तों। सबको राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अंतिम छोर पर चल रहे हैं, इस टॉपिक को समाप्ति की ओर लेकर के जा रहे हैं। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होने आ रहा है और इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत, अधिगम के अंतर्गत अपन सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें पहले हमने व्यवहारवादी पढ़े, उसके बाद में संज्ञानवादी पढ़ रहे हैं और अभी तक संज्ञानवादी चल रहे हैं। आप लोग भी घबरा गए होंगे कि कितने सिद्धांत पढ़ेंगे। न पावलोव पढ़ाया, स्किनर पढ़ाया है ना, उसके बाद में थॉर्नडाइक पढ़ाया, उसके बाद में सीएल हल पढ़ाया, एडविन गुथरी पढ़ाया है ना, वाइगोत्स्की पढ़ाया, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ाया, कोहलर को पढ़ाया, जीन पियाजे को पढ़ा, कुर्ट लेविन को पढ़ा। कितने सिद्धांत जो हैं अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ लिए। लेकिन आज जो है आपका अंतिम सिद्धांत है अधिगम का। इसके बाद हमें अधिगम के सिद्धांत नहीं पढ़ने हैं। आज अपने अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे और एक आध क्लास में आपको वक्र पठार वगैरह पढ़ाने हैं, जो मैं पढ़ा दूंगा। प्रभावित करने वाले कारक तो शायद मैंने पढ़ा दिए, तो आपको केवल वक्र और पठार पढ़ाने हैं। तो वक्र और पठार जो है मैं आपको जो है इस क्लास के अंतर्गत बता दूंगा। अब अपन बात करने वाले हैं दोस्तों कि आज की क्लास के अंतर्गत किस सिद्धांत के बारे में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है ना। इस सबके अलग अलग संज्ञानात्मकता के सिद्धांत है। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो जीन पियाजे का था। आज जो पढ़ रहे हैं वो जेरोम ब्रूनर का है। आपको ये ध्यान रखना है, ब्रूनर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, वो क्या ध्यान रखनी है वो पहले मैं बता देता हूं आपको। पहले तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। क्या नाम याद रखोगे? जेरोम ब्रूनर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब यहां पे अपन बात करें, मान लो कि जेरोम ब्रूनर ने सिद्धांत के ऊपर क्या कहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि जेरोम ब्रूनर ने ज्यादा कुछ अलग न करके आपके जो जीन पियाजे वाला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसी को थोड़ी गति दी है, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया है। जो आपके सिद्धांत जो जेरोम ब्रूनर का था, जीन पियाजे का था, उसको आगे बढ़ाया। आप ये कह सकते हो कि कोई आपको ये कहें कि जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तृत किसने किया या जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, तो जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तृत करने और जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो जेरोम ब्रूनर ने किया है। तो आप यहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, जीन पियाजे के सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है। जीन पियाजे के सिद्धांत का, जीन पियाजे के सिद्धांत का विस्तृत रूप जो दिया था वो किसने दिया मेरे दोस्तों? तो वो भी दिया था आपके जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तब भी आपको यह ध्यान रखना कि इस सिद्धांत को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो इसको जो जाना जाता है वो भी जाना जाता है आपके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत दो तीन बातों को सबसे महत्वपूर्ण माना। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। महत्वपूर्ण तथ्य दो तीन बातों के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा गंभीर बात की। उनको अपन को समझना पड़ेगा कि वो मेन बात कौन कौन सी थी या किस किस के ऊपर इन्होंने जोर लगाया था। पहली चीज थी दोस्तों कि बालक जो है वो किस तरीके से अपने अनुभव या अपनी अनुभूतियां या अपने प्रीवियस ज्ञान जो उसके पास में होता है उसका प्रयोग वो मानसिक क्रिया के रूप में कैसे करता है। पहली चीज जो बताई वो क्या बताएं कि एक बालक के पास में जो अनुभूतियां होती है, एक शिशु के पास में जो नॉलेज होता है, उस ज्ञान का प्रयोग वो मानसिक रूप से कैसे करता है या मानसिक क्रिया के द्वारा कैसे करता है। तो पहला अध्ययन तो इन्होंने इस चीज के ऊपर किया कि किस ढंग से शिशु जो है अपनी ज्ञान का या अपने अनुभूतियों का प्रयोग मानसिक रूप से
बताते हैं या मानसिक रूप से करते हैं। तो पहली चीज तो क्या ध्यान रखना है, इन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि शिशु किस ढंग से अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, मानसिक रूप से बताते हैं। ये ध्यान रखना, मानसिक रूप से बताते हैं, यानी कि किसी बच्चे के दिमाग में कोई चीज है तो उसको बताने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो उस चीज को अप्लाइड करते हैं या किस तरीके से उस चीज को बताते हैं। तो जेरोम ब्रूनर कहता है कि किसी भी बच्चे के पास में कोई भी एक्सपीरियंस है, किसी भी बच्चे के पास में कोई भी अनुभूतियां हैं, उसको प्रकट करने के 3 तरीके बताए इन्होंने। कितने तरीके बताएं दोस्तों? 3 तरीके, कि किस तरीके से अपनी अनुभूतियों को लोगों को बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस या अपने अंदर क्या चल रहा है इसकी सूचना वो लोगों तक कैसे बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि बताने का जो तरीका है वो कितने तरीके के अंतर्गत आता है दोस्तों? 3 तरीके। कितने तरीके याद रखने आपको? इन्होंने जो बताए थे वो कितने तरीके बताए, तो ध्यान रखना, इन्होंने जो तरीके बताए थे वो कितने बताए? 3। एक का नाम है सक्रियात्मक या क्रियात्मक, कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। सक्रियात्मक या इसको क्या कह सकते हैं अपन? क्रियात्मक। सक्रियात्मक या क्रियात्मक। जेरोम ब्रूनर कहता है कि किसी भी बालक के दिमाग में जो अनुभूतियां हैं उसको बताने का, लोगों को तक बताने का पहला तरीका होता है सक्रियात्मक या क्रियात्मक। ये चीज क्या होती है समझिएगा। सक्रियात्मक या क्रियात्मक का मतलब होता है कि क्रिया के द्वारा जो है आपको ये चीज बतानी होती है। भी किसके द्वारा बतानी होती है? क्रिया के द्वारा आपको ये लोगों तक ये बात जो है दोस्तों क्या करनी होती है? बतानी होती है। अब क्रिया के द्वारा कैसे बता सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रिया के द्वारा बताने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है समझिएगा। मान लीजिए एक बालक दूध की बोतल जो पड़ी हुई है दूर, उस दूध की बोतल को देख करके हाथ हिला रहा है कि मुझे दूध चाहिए, यानी उसके दिमाग में जो क्रिया है वो अनुभूतियों के द्वारा लोगों को क्या कर रहा है? बता रहा है। यानी किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा बता रहा है। एक बच्चा पानी को देख करके अपनी जुबान को बार बार बाहर निकाल रहा है, वापस उस जुबान को अपने अंदर डाल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस जुबान को अंदर बाहर करने के तरीके से वो बता रहा है कि उसको क्या लग रही है? प्यास लग रही है। एक व्यक्ति कोई भोजन कर रहा है, उसको भोजन करते हुए देख बच्चा जो है अपने मुंह में जो भी कपड़ा हाथ में आया उसको चबा रहा है या अपने अंगूठों को काट रहा है, इसका मतलब उसको भी कुछ न कुछ खाने की इच्छा हो रही है। यानी कि एक बच्चे के दिमाग में जो अनुभूतियां भरी हुई है वो किसके द्वारा प्रकट कर रहा है? तो वो क्रिया के द्वारा प्रकट कर रहा है। और ये प्रकट करने की जो चीज चलती है वो कितनी चीज तक, कितनी आयु तक चलती है? तो ध्यान रखना 18 माह तक। 18 माह तक बालक अपनी सारी अनुभूतियों को किसके द्वारा प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखना क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत करता है। इसके अंदर आप एक लाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों? ये लाइन लिख सकते हो, क्रिया के द्वारा अनुभूतियां प्रकट करना। क्रिया के द्वारा अनुभूतियां प्रकट करना। ये कब तक चलती है? आपके 18 माह तक चलती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना। ये एक पहली अवस्था है कि सक्रिया के द्वारा या क्रिया के द्वारा बालक जो है इसके अंतर तक बताया जा सकता है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखनी है। उसके बाद में जो आती है वो आती है आपके दृश्य प्रतिमा। दूसरी जो आती है उसको क्या कहते हैं अपन? दृश्य प्रतिमा। दूसरा तरीका है अपनी अनुभूतियों को बताने का, वो कौन सा है? तो वो ध्यान रखना है। दूसरा तरीका है आपके दृश्य प्रतिमा जिसको कहा जाता है। ये आपके एक बालक के अंदर, जो सामान्य बालक होगा उसके अंदर जो चलेगी वो कितनी चलेगी? 1.5 से लेकर के 2 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक जो है ये लगभग चलती रहती है। 2 वर्ष तक आप इसको मान सकते हो कि 1.5 से लेकर के 2 साल तक के बालकों के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इस उम्र में क्या होता है कि बालक एक इमेजिनेशन है ना, एक दिमाग के अंदर एक चित्र बनाता है, प्रतीकात्मक रूप से जो है अपनी अनुभूतियों को प्रदर्शित करता है। प्रतीकात्मक रूप से कैसे? जैसे पिताजी की शक्ल को देख करके वो खुश हो जाता है, समझ जाता है कि पिताजी आ गए, एक इमेज। माँ की शक्ल को देख करके एक माँ है, ये भाई है, ये दादाजी हैं। अब अपने अनुभूतियों को इमेज के रूप में बताता है ना। आप यूं कह सकते हो कि एक इसको अगर मैं
अंग्रेजी में यदि इसको बोलना चाहूं तो आप यूं कह सकते हो कि आइकॉनिक फैक्टर है ना, उसके द्वारा जो है वो बताना चाहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दृश्य प्रतिमा के अंतर्गत क्या होता है। तो ये ध्यान रखना है कि दृश्य प्रतिमा में बालक प्रतीकात्मक रूप से अनुभूतियों को किसके द्वारा, प्रतीकात्मक रूप से अनुभूतियों को प्रकट करता है, अनुभूतियों को प्रकट करता है, अनुभूतियों को प्रकट करता है। तो पहला तरीका इसका ये हो जाएगा, अनुभूतियों को प्रकट करता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी। तो दूसरा तरीका जो हो गया वो कौन सा हो गया मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका हो गया आपके दृश्य प्रतिमा, जो आपको ध्यान रखना है। और अंतिम जो आता है उसको कहा है इन्होंने सांकेतिक अनुभूतियां प्रकट करने का जो दूसरा तरीका है वो कौन सा हो गया मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका या तीसरा तरीका जो इन्होंने बताया वो कौन सा बताया मेरे दोस्तों, सांकेतिक बताया, जो आपको ध्यान रखना है ना। अब ये क्या होता है दोस्तों, प्रतिमात्मक, ये हो गया आपके प्रतीकात्मक नहीं, प्रतिमात्मक है ना, थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको, प्रतिमात्मक, प्रतिमात्मक रूप से प्रकट करता है। अब यह आता है सांकेतिक, यहां आता है प्रतीकात्मक, या प्रतीकों के रूप में किसी चीज को समझेगा। सांकेतिक अधिगम जिसको अपन कहते हैं कि पायल की आवाज सुन करके, घड़ी की आवाज सुन करके, घंटी की आवाज सुन करके, गाड़ी के हॉर्न सुन करके जो व्यवहार किया जाता है वो कहलाता है सांकेतिक व्यवहार। अब अपने दिमाग में जो अनुभूतियां हैं वो संकेतों के आधार पर कर लेता है बालक। जैसे सड़क पर चल रहा है, गाड़ी की आवाज सुनी, हॉर्न बजा, साइड हो गया। तो यानी कि अब जो बालक ने व्यवहार प्रकट किया है, या अब जो बालक ने व्यवहार प्रकट करने के पीछे जो क्रिया की है वो किस पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित है, आपके संकेतों पर आधारित है। और ये जो चलती है वो कितनी चलती है, तो इसकी आयु भी ध्यान रखना दोस्तों, 7 वर्ष के बाद। यानी कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार 7 वर्ष के बाद का जो बालक होगा, या 7 वर्ष का जो बालक होगा वो क्या कर लेगा दोस्तों, आपके 7 वर्ष तक का जो बालक होगा वो क्या कर लेगा, इस प्रकार का अध्ययन कर लेगा। यह आपको ध्यान रखना है। ये 3 प्रकार इसने बताए। कभी कभी किसी किसी किताबों में ये 3 प्रकार की जगह पे 3 अवस्थाएं भी लिखी होती है, तो आप भी ये ध्यान रख सकते हो कि ये इसकी सक्रियात्मक अवस्था पहली है, प्रतिमात्मक अवस्था दूसरी है, प्रतीकात्मक अवस्था तीसरी है। कि ये 3 तरीके हैं बालक के सीखने का, बालक के पास में जो एक्सपीरियंस है, बालक के पास में जो नॉलेज है, बालक के पास में जो ज्ञान है, उसको प्रकट करने का एक तरीका जो है आप यहाँ पे जान सकते हो। तो ये चीज आपको और यहाँ पे क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी। तो 3 बातें यहां पे मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी बातें बता दी, कि एक तो सांकेतिक रूप से, दृश्य प्रतिमात्मक और एक सांकेतिक, 3 रूप से आपको यहां पे क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि एक तो इन्होंने इस चीज के ऊपर अध्ययन किया था, दूसरा इन्होंने एक अध्ययन किया था, वो ये किया था कि बालक शैशवा अवस्था या बाल्या अवस्था में व्यवहार किस प्रकार से प्रकट करता है, यह इनका महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरा अध्ययन किसके ऊपर किया, शैशवा अवस्था तथा बाल्या अवस्था में मानसिक व्यवहार किस प्रकार करता है। एक जो अध्ययन किया था प्रकार करता है, एक जो अध्ययन किया था उसका विषय यह था कि बालक शैशवा अवस्था में और बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास कैसे करता है, और इसी के आधार पर इन्होंने ये 3 अवस्थाओं का डिवाइडेशन किया था। और एक इन्होंने अंतिम चीज जो महत्वपूर्ण बताई थी, जो आपको और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, आप ये कह सकते हो बालक उन विषय वस्तु को तीव्र गति से सीख लेता है जो उसकी वास्तविकता के निकट होती हैं। यानी कि जेरोम ब्रूनर ने एक चीज और स्वीकार की
कि बालक को वह चीज सिखानी बहुत ज्यादा आसान है जो उसकी वास्तविकता के निकट है। हमारे साथ में भी देख लो, जो चीज हमारी रियल लाइफ के साथ में जुड़ी हुई है या रियल लाइफ के साथ में कमांड है, उस चीज को सीखना आसान है उस चीज की तुलना में जो हमारे निकट नहीं है। आप देखो, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम जब सड़क के ऊपर निकलते हैं या रोड के ऊपर चलते हैं तो हमें कई प्रकार के एड नजर आते हैं, लेकिन जहां कोचिंग का एड लगा होता है वहां पे हमारी नजर बहुत जल्दी चली जाती है। रीजंस क्या है कि वो हमारी वास्तविकता के बहुत निकट है। आपको यदि ये पूछा जाए कि ये बताओ कि आपके शहर में अच्छी कपड़े की दुकान कौन सी है, आप जानते हो। आपके शहर में अच्छी जूते की दुकान कौन सी है, आप जानते हो, है ना। लेकिन मैं आपको ये पूछ लूं कि ये बताओ कि आपके शहर के अंदर, है ना, रुई काटने वाला कहां मिलेगा, नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कहां मिलेगा। कॉटन कहां मिलती है, हमें नहीं पता, है ना। बर्फ की सीलियां कहां मिलती है, हमें नहीं पता। कारण क्या है कि ये चीज हमारे वास्तविक जीवन से थोड़ी दूर है, और बाकी जो जूते कपड़े वगैरह हैं वो हमारे वास्तविक जीवन के निकट है। तो जेरोम ब्रूनर बिल्कुल सही बात कहता है कि बालक हमेशा उन चीजों को तीव्र गति से सीखता है जो उनके वास्तविकता के निकट होती है। तो इनका कहने का मतलब ये कि अब जब बालकों को लर्न करवा रहे हो, जब बालकों को अधिगम करवा रहे हो, तो एक शिक्षक को इस बात का ज्ञान अवश्य रहना चाहिए कि पहले उन चीजों को सिखाएं जो बालक के वास्तविकता के निकट हो या बालक के वास्तविकता के बहुत करीब चल रही हो। यह बात कौन कहता है दोस्तों? यह बात कहता है आपके जेरोम ब्रूनर। अब देखिएगा, यहां से एक प्रकार का प्रश्न और बनकर के आता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे में समान रूप से पाई जाती हैं। तो तीन चार चीजें आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे में और जेरोम ब्रूनर में क्या समानता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। कई बार ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे व ब्रूनर के सिद्धांत में समानता क्या है। ब्रूनर में समानता क्या क्या चीज आपको दोनों में इक्वल नजर आती है? तो देखो, पहली चीज तो मुझे ये इक्वल नजर आती है कि दोनों अवस्था की बात करते हैं, दोनों अवस्था की बात करते हैं। अर्थात इनके अनुसार बालक के सीखने का काम जो है वो अवस्था के अनुरूप होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। दोनों के अनुसार सीखने में परिपक्वता व अनुभव जरूरी है। ये दोनों को जरूरी मानते हैं। यदि संज्ञानात्मक विकास करना है तो दोनों चीजें जरूरी हैं। दूसरी समानता, दोनों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, दोनों संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। यह भी आप लाइन याद रख सकते हो। इसके अलावा आप एक और लाइन याद रख सकते हो, दोनों क्रमिक विकास की बात करते हैं। दोनों लोग ये कहते हैं कि विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। दोनों क्रमिक विकास की बात करते हैं। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दोनों संकेत व चिन्ह को महत्वपूर्ण मानते हैं। अभी देखो, दोनों ने, मैंने आपको जब जीन पियाजे पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यह चीज बताई थी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का मेन टूल्स जो है किसको माना है, संकेत या चिन्ह को माना है। यह बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। तो वो बात यहीं पे आपने लागू होती है, और ये यहां पे ये कहता है कि दोनों के अनुसार सीखने में संकेत और चिन्ह महत्वपूर्ण है। और अंत में ध्यान रखना, दोनों ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। दोनों ने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। यह भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। जेरोम ब्रूनर के बारे में ये कुछ एक जानकारियां आपको कम से कम क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों, पता होना चाहिए। भले छोटा सिद्धांत है लेकिन बातें सारी पता होनी चाहिए। एक अंतिम बात इसके बारे में और कर लेते हैं, जेरोम ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तकें। जेरोम ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तकें, जेरोम ब्रूनर की पुस्तकें कि जेरोम ब्रूनर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, प्रसिद्ध किताबें इनकी कौन कौन सी है, इनके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। दो किताबों के नाम आपको जेरोम ब्रूनर के याद रखने। भाई कितने नाम याद रखने? दो नाम आपको याद रखने। एक का तो नाम याद रखना है, अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। अ स्टडी ऑफ थिंकिंग किसकी किताब है ये? तो
तो ध्यान रखना ये जेरोम ब्रूनर की किताब है, स्टडी ऑफ थिंकिंग। एक किताब का नाम तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये दोनों किताबें किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये दोनों किताबों के राइटर के नाम क्या हैं? आपके जेरोम ब्रूनर। और इसी के साथ में आपके जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत यहां पे कंप्लीट। बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, एक बार रिवीजन कर लेते ताकि आपको पता चलेगा कि हमने सिद्धांत में क्या क्या पढ़ा। कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, नॉर्मल चीजें आपको याद रखनी है। मैंने सीधा आपको शुरू किया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था, है ना। जीन पियाजे के सिद्धांत का ही एक विस्तृत रूप है। इन्होंने शिशु किस ढंग से अनुभूतियों को प्रकट करता है इस चीज के ऊपर अध्ययन किया। अनुभूतियां प्रकट करने के इन्होंने 3 चीजें बताई। एक संक्रियात्मक या क्रियात्मक अवस्था जो आपके 18 माह तक चलती है, इसमें क्रिया के द्वारा प्रकट करता है। दृश्य प्रतिमा जिसमें प्रतिमात्मक रूप से जो बालक व्यवहार प्रकट करता है, जो 1.5 से 2 वर्ष तक चलती है। सांकेतिक जिसमें प्रतीकात्मक रूप से व्यवहार प्रकट करता है, जो 7 वर्ष के बाद चलती है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था और इसी के ऊपर इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा। और बालक उन विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है जो उनके वास्तविकता के निकट होती है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर हमने इनके बारे में समानताएं ध्यान रखनी कि जीन पियाजे और ब्रूनर के अंदर क्या समानता है। तो दोनों अवस्था की बात करते, दोनों सीखने में परिपक्वता और अनुभवों की अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते, दोनों संज्ञानात्मक विकास पर बल देते, दोनों संज्ञानात्मक विकास के क्रमिक विकास के ऊपर बल देते, दोनों भाषा को महत्वपूर्ण मानते और दोनों लोग आपके संकेत और चिन्हों को सीखने में क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। और अंत में ध्यान रखना जेरोम ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी? तो एक तो याद रखना स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक भी उसी की है और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक जो है वो भी किसकी है? आपके जेरोम ब्रूनर की है। ये आपको हल्का सा क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हो जाता है आपके जेरोम ब्रूनर। बड़ी 20-22 मिनट की क्लास के अंतर्गत आपको जेरोम ब्रूनर मैंने पढ़ा दिया, जो बहुत छोटा सिद्धांत है। इसके अंदर ऐसा कुछ है, इन्होंने कांच की ग्लासों के ऊपर एक मैट्रिक्स बना करके प्रयोग किया था। इतना में समझाना जरूरी नहीं है। एक तरफ से छोटी से बड़ी मैट्रिक्स की गिलासें जमाई थी, एक समय एक साइड में से पतली से चौड़ी मैट्रिक्स की गिलासें जमाई थी, फिर इनको बिखेर देते थे, फिर इनको जमाने की कहा जाता था। इसके आधार पर यह पता लगाते थे कि कौन सा दृश्य प्रतिमा ज्यादा है कि सांकेतिक प्रतिमा ज्यादा है। ये इस चीज के ऊपर अध्ययन करते थे। तो इतना प्रयोग अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है, लेकिन अनावश्यक चीजें पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बस इतना सा आपको जेरोम ब्रूनर याद रखना है जितना मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर जेरोम ब्रूनर का प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।